आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं कक्षा 7 की हिंदी व्याकरण की पाठ्य पुस्तक का। तो इसमें हम पाठ 13 का अध्ययन करने जा रहे हैं, जिसका नाम है क्रिया। तो क्रिया के विषय में तो आप सभी को पता होगा, जब हम कुछ भी करते हैं या कुछ ना कुछ होता है तो उसे हम क्रिया कहते हैं। तो चलिए उसी के विषय में आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं। तो संसार में प्रत्येक समय कुछ न कुछ कार्य होते रहते हैं और कुछ न कुछ किया जाता है। जैसे वर्षा हो रही है, नदी बह रही है, अध्यापिका पढ़ा रही है, पुलिस ने चोर को पकड़ लिया। तो ये सभी कार्यों में करना या होना पाया जा रहा है। तो ऊपर दिए गए वाक्यों में किसी न किसी कार्य के करने या होने का बोध हो रहा है। तो व्याकरण में इसे इन्हीं शब्दों को क्रिया कहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि किसी कार्य के करने या करने का बोध, किसी कार्य के होने या करने का बोध कराने वाले शब्दों को क्रिया कहते हैं। तो उपयुक्त वाक्यों में वर्षा द्वारा होने की क्रिया तथा नदी द्वारा बहने की क्रिया स्वतः ही हो रही है, जबकि दूसरे वाक्यों में पुलिस द्वारा क्रिया की जा रही है। इस प्रकार कुछ क्रियाएं स्वयं होती हैं तथा कुछ क्रियाएं की जाती हैं, यानी कि कुछ क्रियाएं स्वयं हो जाती हैं और कुछ हम करते हैं। तो क्रिया प्राय वाक्य के अंत में आती है। क्रिया के बिना वाक्य रचना असंभव है। अब देखिए क्रिया किसे कहते हैं। तो धातु क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं, जैसे खा, पी, जा, गा, आ, रख, पढ़, चढ़, पकड़ आदि। तो ये क्या है, ये मूल रूप है, तो इसलिए इसको हम धातु कहते हैं। तो क्रिया के मूल रूप में ना लगाने से क्रिया का सामान्य रूप बन जाता है, जैसे खाना, पीना, जाना, गाना, चढ़ना, रखना, चढ़ना, पकड़ना आदि। अब देखिए कर्ता क्या होता है। क्रिया करने वाले को कर्ता कहते हैं। क्रिया का सीधा संबंध कर्ता से होता है। तो किससे होता है, कर्ता से होता है। जैसे मनोज ने ताजमहल देखा, तो किसने देखा, मनोज ने। इसमें मनोज करता है। तो कर्म, क्रिया का प्रभाव जिस पर पड़ता है उसे कर्म कहते हैं। जैसे सरताज स्कूटर चलाता है, तो क्या चलाता है, स्कूटर चलाता है। तो यहाँ पे कर्म क्या है, स्कूटर। तो इस वाक्य में चला रहा है, क्रिया का प्रभाव स्कूटर कर्म पर पड़ रहा है। तो ये समझ में आया सभी को। अब देखिए क्रिया के भेद। तो क्रिया के कितने भेद होते हैं। तो क्रिया का जो है वर्गीकरण 2 आधारों पर किया जाता है। पहला कर्म के आधार पर और दूसरा संरचना के आधार पर। तो चलिए पहले कर्म के आधार पर क्या होता है। कर्म के आधार पर क्रिया के भेद, जैसे अकर्मक क्रिया हो गई है और सकर्मक क्रिया। तो पहले अकर्मक क्रिया का अध्ययन करेंगे। तो अकर्मक क्रिया क्या होती है, जिन क्रियाओं में कर्म नहीं होता, इसीलिए अकर्मक यानी कि कर्म रहित, तथा क्रिया का प्रभाव सीधा कर्ता पर पड़ता है, वे अकर्मक क्रियाएं कहलाती है। जैसे उदाहरण के लिए दादाजी खांस रहे हैं, तो किसी पे प्रभाव नहीं पड़ रहा है, दादाजी स्वयं ही खांस रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पे क्या है, अकर्मक क्रिया है। शेर दहाड़ता है, बच्चा रो रहा है। तो ऊपर दिए गए वाक्यों में खांस रहे हैं, रो रहा है तथा दहाड़ता है क्रियाओं का फल सीधा उनके कर्ता क्रमशः दादाजी, बच्चा और शेर पर पड़ रहा है। तो इन क्रियाओं में कोई कर्म नहीं है, अतः ये क्रियाएं क्या हो गई हैं, ये क्रियाएं अकर्मक क्रियाएं हैं। तो कुछ अकर्मक क्रियाएं जैसे दौड़ना, भागना, हंसना, रोना, जागना, सोना, अकड़ना, उछलना आदि, तो ये सब क्या है, अकर्मक क्रियाएं, यानी कि इसमें जो है किसी के ऊपर जो है क्रिया का फल नहीं होता है, तो इसीलिए ये क्या हो जाएंगे, अकर्मक क्रिया। अब देखिए सकर्मक क्रिया। तो जिन क्रियाओं का कर्म अनिवार्य होता है तथा क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ता है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे कहते हैं सकर्मक क्रिया। जैसे रोहित पाठशाला चला गया, तो कहाँ चला गया, पाठशाला चला गया। नंदिनी मेहनत करती है, तो क्या करती है, मेहनत करती है। शेर ने हिरन को मार दिया, तो किसको मार दिया, हिरन को मार दिया। तो यहाँ पे पाठशाला, यहाँ पे मेहनत और यहाँ पे हिरन, तो इन वाक्यों में क्या है, तो ऊपर दिए गए वाक्यों में चला गया, करती है, मार दिया क्रियाओं का क्रमशः फल पाठशाला, मेहनत और हिरन पर पड़ रहा है। तो कर्म प्रधान होने के कारण, यानी कर्म प्रधान क्रिया होने के कारण ये क्रियाएं कैसी हैं, सकर्मक क्रियाएं हैं। अब देखिए सकर्मक क्रिया के भी भेद। तो सकर्मक क्रिया के 2 भेद होते हैं। एक कर्मक क्रिया, जिन क्रियाओं में एक ही कर्म होता है उसे हम क्या कहते हैं, एक कर्मक क्रिया। जैसे बच्चा केला खाता है, विद्यार्थी हिंदी पढ़ रहे हैं, तो ये क्या है, एक कर्मक क्रिया। तो उपयुक्त वाक्यों में केला, हिंदी एक ही कर्म का उल्लेख किया गया है, अतः ये क्या है, ये सभी एक कर्मक क्रियाएं हैं। अब है द्विकर्मक क्रिया। जिन क्रियाओं में 2 कर्म होते हैं उन्हें द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे माँ बच्चे को केला खिलाती है, तो कौन खिलाती है, माँ खिलाती है, बच्चे को खिलाती है और केला खिलाती है। अध्यापिका विद्यार्थियों को हिंदी पढ़ाती है, तो कौन पढ़ाती है, अध्यापिका विद्यार्थियों को हिंदी पढ़ाती है। तो उपयुक्त वाक्यों में खिलाती है, पढ़ाती है क्रियाओं का प्रभाव 2 कर्मों अर्थात बच्चे व केला तथा विद्यार्थियों और हिंदी पर पड़ रहा है, अतः ये क्या हो गई हैं, ये दोनों हो गई हैं द्विकर्मक क्रिया।
अकर्मक और सकर्मक क्रियाओं की पहचान किस प्रकार से करेंगे। अब देखिए, अकर्मक और सकर्मक क्रियाओं की पहचान के लिए क्रिया के साथ प्राय क्या या किसे लगाकर प्रश्न किया जाता है। यदि उत्तर प्राप्त होता है तो क्रिया सकर्मक होती है, अन्यथा अकर्मक होती है। जैसे उदाहरण के लिए, नीरज सो रहा है तो क्या सो रहा है, अकर्मक क्रिया। स्वाति कविता पढ़ रही है तो क्या पढ़ती है, कविता। तो यहाँ पे अकर्मक है, क्योंकि यहाँ पे तो क्या लगा के तो उत्तर नहीं मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या लगा कर उत्तर मिल रहा है, तो इसलिए ये अकर्मक हो जाएगी और ये सकर्मक हो जाएगी। अब है रचना के आधार पर क्रिया के भेद। तो सामान्य क्रिया, संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया। तो सबसे पहले सामान्य क्रिया। जिस वाक्य में केवल एक ही क्रिया हो उसे सामान्य क्रिया कहते हैं। उदाहरण के लिए, मानस ने खाना खाया, शैलजा बाजार गई। अब है संयुक्त क्रिया। जब दो या दो से अधिक क्रियाएं मिलकर एक ही कार्य पूर्ण करती हैं तो ऐसी क्रिया को संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे मैंने कार्य कर लिया, वह खाना खा चुका। तो उपयुक्त वाक्यों में एक सामान्य क्रिया का प्रयोग न करके दो दो क्रियाएं प्रयुक्त हो रही हैं, किंतु कार्य एक है और पूर्ण हो रहा है, इसलिए ये क्या हो जाएंगी, ये संयुक्त क्रियाएं हैं। अब है नाम धातु क्रिया। इन क्रियाओं के मूल में धातु न होकर संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण से बनी क्रिया होती हैं ये, अतः इनको हम क्या कहते हैं, संज्ञा या सर्वनाम विशेषण से बनी क्रियाएं नाम धातु क्रियाएं कहलाती हैं। उदाहरण के लिए, जैसे दो नेता खड़े बतिया रहे हैं, सोहन आम दिखाकर ललचा रहा है। तो उपयुक्त वाक्यों में बतियाना, ललचाना क्रियाएं बात, संज्ञा तथा ललचाना विशेषण शब्द से बनी हैं, अतः तो ये क्या हो जाएंगी, ये हो जाएंगी नाम धातु क्रियाएं। अब है पूर्वकालिक क्रिया। तो मुख्य क्रिया से पूर्व घटित होने वाली क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। जैसे कार्तिक पढ़कर सो गया, दादी रोज नहाकर पूजा करती है। तो देखिए, इसमें पूर्वकालिक क्रिया क्या है, कार्तिक पढ़कर, मुख्य क्रिया क्या है, सो गया। यहाँ पर देखिए पूर्वकालिक क्या है, नहाकर, और यहाँ पे मुख्य क्रिया हो गई आपकी पूजा करती है। तो पूर्वकालिक क्रिया में अधिकतर क्रिया के साथ कर जुड़ा होता है। तो ये इसका जो है मतलब अगर हमें समझ में आता है तो कर को देखकर हम पहचान सकते हैं कि कौन सी पूर्वकालिक है और कौन सी नहीं है। अब है प्रेरणार्थक। तो जिन क्रियाओं में कर्ता स्वयं न कार्य करके किसी अन्य से कार्य करवाता है या करने के लिए कहता है या प्रेरणा देता है, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, प्रेरणार्थक क्रिया। उदाहरण के लिए, राम ने हरि से पत्र लिखवाया। तो किसने लिखवाया, राम ने हरि से पत्र लिखवाया। माँ नौकर से बच्चों को सुलवाती है। तो किससे सुलवाती है, नौकर से। तो ये दोनों क्रियाएं क्या हो जाएंगी, हमारी प्रेरणार्थक क्रिया। अब देखिए, प्रेरणार्थक क्रिया भी दो प्रकार की होती है। पहली होती है प्रथम प्रेरणार्थक और दूसरी होती है द्वितीय प्रेरणार्थक। तो पहले प्रथम प्रेरणार्थक को देखते हैं। तो प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया में कर्ता स्वयं कार्य में सम्मिलित होता है। जैसे जोकर लोगों को खेल दिखाता है, माँ बच्चे को खाना खिलाती है। तो इसमें क्या है, अपने आप कर्ता स्वयं कार्य कर रहा है। जबकि द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया में कर्ता स्वयं कार्य में सम्मिलित न होकर किसी अन्य से कार्य करवाता है। उदाहरण के लिए देखिए, जोकर तोते से खेल दिखवाता है। तो यहाँ पर किससे दिखवाया जा रहा है, तोते से। माँ नौकरानी से बच्चे को खाना खिलवाती है। तो किससे खिलवाती है, नौकरानी से, स्वयं नहीं किया जा रहा है कार्य, किसी से करवाया जा रहा है। तो इसलिए ये क्या है, द्वितीय प्रेरणार्थक। और पहली में स्वयं काम कर रहा है तो प्रथम प्रेरणार्थक हो गई है। तो मूल सकर्मक धातुओं में आ या ला जोड़कर प्रथम प्रेरणार्थक और वा या लवा जोड़कर द्वितीय प्रेरणार्थक क्रियाएं बनती हैं। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, प्रेरणार्थक क्रियाएं बना सकते हैं। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर मूल सकर्मक क्रिया प्रथम प्रेरणार्थक, द्वितीय प्रेरणार्थक किस प्रकार से बनाते हैं, चलिए उसको देखते हैं। करना, कराना, करवाना। तो देखिए, करना हो गया मूल सकर्मक क्रिया, कराना प्रथम प्रेरणार्थक हो गई और द्वितीय प्रेरणार्थक करवाना। देखना, दिखाना, दिखवाना, बोलना, बुलाना, बुलवाना, चलना, चलाना, चलवाना, पढ़ना, पढ़ाना, पढ़वाना, रोना, रुलाना, रुलवाना, हंसना, हंसाना, हंसवाना। अब है सहायक क्रिया। तो वाक्य में मूल क्रिया के अतिरिक्त कुछ अन्य क्रियाओं का भी प्रयोग किया जाता है। जैसे उदाहरण के लिए, मैं घर गया था, पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं। तो इन वाक्यों में गया और पढ़ मूल क्रियाएं हैं, था और रहे हैं के साथ प्रयुक्त हुए हैं। तो ये सहायक क्रियाएं हैं। अतः हम कह सकते हैं कि मूल क्रिया के अतिरिक्त प्रयोग की जाने वाली क्रियाएं सहायक क्रियाएं कहलाती हैं। तो समझ में आया, सहायक क्रियाएं कौन सी कहलाती हैं, जिनको कि हम मूल क्रिया के अतिरिक्त प्रयोग करते हैं, उनको हम कहते हैं सहायक क्रिया। तो अब जो है ये पाठ का अंत हो चुका है। तो चलिए, आज हमने इस पाठ में क्या सीखा। तो सबसे पहले क्रिया किसे कहते हैं,
तो क्रिया किसे कहते हैं? किसी कार्य के होने या करने का बोध कराने वाले शब्द को क्रिया कहते हैं। तो क्रिया का जो मूल होता है उसे हम क्या कहते हैं? क्रिया के मूल को धातु कहते हैं। अब क्रिया का वर्गीकरण कितने आधारों पर किया जाता है? तो क्रिया का वर्गीकरण 2 आधारों पर किया जाता है, कर्म के आधार पर तथा संरचना के आधार पर। अब देखिए, कर्म के आधार पर क्रिया कितने प्रकार की होती है? कर्म के आधार पर क्रिया 2 प्रकार की होती है, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। अब देखिए, यहाँ पर भी सकर्मक क्रिया 2 प्रकार की होती है, पहले एक कर्मक क्रिया और दूसरी द्विकर्मक क्रिया। अब रचना के आधार पर क्रिया के 5 भेद हैं, पहला सामान्य क्रिया, दूसरा संयुक्त, तीसरा नाम धातु, पांचवा पूर्वकालिक क्रिया, उसके बाद प्रेरणार्थक और प्रेरणार्थक क्रिया। तो इस प्रकार से क्या है? 5 भेद हो गए। अब देखिए, मूल क्रिया के साथ लगने वाली क्रिया को सहायक क्रिया कहते हैं। तो समझ में आया? तो आशा करती हूँ पाठ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि समझ में आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए, ताकि लगातार आपको और भी पाठ ऐसे ही मिलते रहें।